सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल आइकॉन। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर कॉमर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो 10 मार्क्स के लिए हैं वो कवर करने वाले हैं। सो हम इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। First is define banking and explain the functions of banking. Second is explain Henry Fayol's principles of management. Third is write the differences between money market and capital market. Fourth is write about the principles of insurance. यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्ज़ाम में कंपलसरी आएंगे एंड मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छे से पढ़ाऊँगी ताकि आप इजीली एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। सो ये वीडियो पार्ट 1 है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ का। तो हमने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया था और उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसके अंदर मैंने सभी जो भी इंपॉर्टेंट वाले शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट थे वो अच्छे से उनको समझाया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। सो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर मैं रेगुलरली बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डालती रहती हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड सिविक्स एंड इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस किए हैं, लेसन्स को समझाया है। एंड जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जो 10th के क्लास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड MPC, BIPC एंड जो CC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप डिग्री स्टूडेंट है, अगर आप BCom स्टूडेंट है या BBA LLB स्टूडेंट है तो इसके भी PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफाइन बैंकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। सो बेसिकली हमें यहाँ पर बैंकिंग के बारे में बताना है और उसके क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। सो बेसिकली बैंक एक ऐसी जगह है जो हमें फाइनेंस देती है, यानी कि हम बैंक को क्यों जाते हैं, या तो हम पैसों को देने जाते हैं या तो वहाँ से पैसों को लेने जाते हैं। तो बेसिकली बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को फाइनेंस दिया जाता है। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लेंडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी, यानी कि ये जो पैसा है ये पब्लिक का है और ये पैसा जो है रीपेबल ऑन डिमांड होता है, यानी कि अगर कस्टमर्स पैसों को वापस लेना चाहते हैं तो वो डिमांड पे वापस ले सकते हैं, वो विड्रॉ कर सकते हैं उस पैसे को चेक से, ड्राफ्ट से, ऑर्डर से या किसी और चीज़ से। सो बेसिकली बैंक रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में बैंकिंग को डिफ़ाइन किया गया है। तो बैंकिंग बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारे पैसों को रखते हैं, वहाँ पर हम डिपॉजिट करते हैं, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए हम वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। और ये एक ऐसे वर्ड से डिराइव्ड है बैंक को, जिसका मतलब है बेंच और टेबल। सो बैंक एक ऐसा मेजर सोर्स है जहाँ पर हमें वहाँ से क्रेडिट मिलता है, यानी कि हमें वहाँ से फाइनेंस मिलता है जिससे हम उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं और उन पैसों से कोई दूसरी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उन पैसों को हमें वापस करना होता है बैंक को ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स। सो बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंटरेस्ट लेता भी है और इंटरेस्ट देता भी है। सो बेसिकली बैंक के पास एक ऐसी पावर है कि वो पैसों को रखते हैं और वो पैसों को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि वो कस्टमर से पैसे लेते हैं और उनको इंटरेस्ट देते हैं और उनको वो पैसे वापस भी कर देते हैं जब उनको रिक्वायर्ड है। तो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनके कुछ फंक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड वो क्रेडिट पे भी देते हैं लोगों को, यानी कि जो भी बिजनेसमैन है जब उनको बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बैंक को अप्रोच करते हैं एंड बैंक उनको पैसे देता है इन्वेस्ट करने के लिए और वो पैसों के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि बैंक अर्निंग करता है थ्रू इंटरेस्ट। तो इनके पास बहुत सारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस है। सो प्राइमरी फंक्शंस जो है वो मेन फंक्शंस, इंपॉर्टेंट वाले फंक्शंस। सो हम जानते हैं कि बैंक का काम क्या है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन्स को एडवांस करना, यानी कि उनका सबसे बड़ा काम होता है फिक्स डिपॉजिट्स को लेना, करंट डिपॉजिट्स को लेना, सेविंग्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स को लेना। सो ये 4 टाइप के मेन डिपॉजिट्स होते हैं, वो लोगों के पैसों को एक्सेप्ट करते हैं एज ए डिपॉजिट एंड वो लोगों को एडवांस करते हैं लोन्स, यानी कि वो लोगों को लोन्स देते हैं, पैसे देते हैं, यानी कि वो पैसे एक टाइम पीरियड के लिए देते हैं और फिर उसके ऊपर वो इंटरेस्ट उनसे लेते हैं। सो बेसिकली लोन्स कितने टाइप के हैं, लोन्स ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है, मनी एट कॉल है, टर्म लोन्स है, कंज्यूमर क्रेडिट है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है, प्रमोट द यूज़ ऑफ चेक्स है, रेमिटेंस ऑफ फंड्स है। तो ये इन टाइप्स के लोन्स है। सो ये बहुत सारे टाइप्स है। एंड सेकेंडरी फंक्शंस में बैंक के कुछ अलग फंक्शंस भी है, जैसे कि वो एक एजेंसी की तरह भी काम करती है और उनके कुछ यूटिलिटी फंक्शंस भी है।
सो बेसिकली एजेंसी फंक्शंस मतलब उनके पास ऐसे फंक्शंस है, वो ऐसे काम करते हैं जैसे कि कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो भी क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट्स है, क्रेडिट यानी वो लोगों को जब क्रेडिट करते हैं, पैसे देते हैं तो उसका कलेक्ट करना, पेमेंट को लेना, वो सब चीज़ें भी उनकी फंक्शंस में आती है। एंड परचेज ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि वो परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ को और सेल करते हैं। सिक्योरिटीज़ यानी कि पैसों का एक इन्वेस्टमेंट है, उसी को हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं, वो पैसों की सिक्योरिटी होती है। सो बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स भी करते हैं, यानी कि जो भी लोग डिविडेंड्स कमाते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, कंपनी का एक प्रॉफिट उनको मिलता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास उनको डिविडेंड्स मिलते हैं एज ए प्रॉफिट्स, तो उनका कलेक्शन जो होता है, जो शेयर्स के ऊपर उनको डिविडेंड मिला, उसका कलेक्शन करना भी बैंक का काम होता है। एक्ट एज ए करस्पॉन्डेंट, वो एक करस्पॉन्डेंट की तरह भी एक्ट करता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, यानी कि इनकम टैक्स जो लगता है उसके ऊपर कंसल्टेंसी करना भी इनका काम होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यानी कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे भी एग्जीक्यूशन करते हैं, वो एक ट्रस्टी की तरह है और एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। यूटिलिटी फंक्शंस, यानी कि बैंक के पास कुछ यूटिलिटी फंक्शंस भी है, जैसे कि वो एक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रैवलर्स चेक प्रोवाइड करता है एंड क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड्स के बारे में पता होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि ये भी एक क्रेडिट है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करते हैं, एक रेफरी की तरह एक्ट करते हैं। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, गिफ्ट चेक्स, एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। सो बैंक के पास 4 इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स होते हैं, करंट डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सो ये जो डिपॉजिट है वो अमाउंट जो कस्टमर्स है वो वहाँ पर जाकर डिपॉजिट करते हैं ताकि उनको कुछ इंटरेस्ट उस पर मिल सके। सो जो करंट डिपॉजिट्स है उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं और इसको हम किसी भी टाइम पर विड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट लगाया तो नहीं जाता है, लेकिन ये जो ये है अकाउंट है, करंट डिपॉजिट्स है, वो सिर्फ लार्ज बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ करते हैं जो इनको लार्ज पेमेंट्स करने होते हैं, और इसके ऊपर बैंक जो है कुछ कस्टमर पे चार्जेस भी लगाता है। सेविंग्स डिपॉजिट जो है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है, यानी कि जिनको स्मॉल सेविंग्स को डिपॉजिट करना है वो लोग वहाँ पर सेविंग्स डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, और मनी इसके अंदर कभी भी विड्रॉ की जा सकती है, डिपॉजिट की जा सकती है, लेकिन जो विड्रॉल है वो मैक्सिमम सर्टेन लिमिट के बाहर नहीं जा सकता है, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और अगर कस्टमर चाहे कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी निकालना चाहे तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को, और इसके अंदर जो फिक्स्ड डिपॉजिट से कम इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.75% पर एनम होता है। और जो फिक्स डिपॉजिट्स है इनको हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं, यानी कि इनको हम तब तक निकाल नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक एक एक्सपायरी पीरियड ना हो, यानी कि अब पीरियड जब एक्सपायर हो जाता है तभी हम उसको अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है नोटिस देना पड़ता है डिपॉजिट करने से टाइम पर और विड्रॉ करने के टाइम पर। एंड अगर डिपॉजिटर को पैसों की ज़रूरत होती है वो मनी को बोरो कर सकता है, लेकिन उनको एक इंटरेस्ट रेट को पे करना पड़ता है बैंक को। और ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा और एक सेफ़ डिपॉजिट माना जाता है, और इसको लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें रखते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द सेविंग्स अकाउंट, यानी कि इसके अंदर हर पर ईयर पर एनम में 6.10% इंटरेस्ट मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट बेसिकली एक ऐसा टाइप का डिपॉजिट है जहाँ पर एक अकाउंट होल्डर अपना एक फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट करता है एवरी मंथ फॉर ए सर्टेन पीरियड, यानी कि फॉर ए पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड के लिए आप पैसों को डिपॉजिट करते रहेंगे, और जो वो मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, यानी कि जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब आप अपने पैसों को ले सकते हैं वापस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर चाहे कि वो इस अकाउंट को पहले ही क्लोज़ करना चाहे तो वो पहले ही क्लोज़ कर सकता है, और बिफोर द मैच्योरिटी भी वो पैसों को वापस ले सकता है इंटरेस्ट के साथ। एंड जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट इसमें चल रहा है वो है बिटवीन 5.8% एंड 6.25% पर एनम। सो बैंक का नेक्स्ट काम होता है लोन्स को देना, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो बिजनेस करने के लिए लोगों को लोन्स देते हैं। तो लोन्स बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ ओवरड्राफ्ट, यानी कि ये एक ऐसा टाइप का लोन है जो एक बैंक होल्डर को दिया जाता है, यानी कि एक अकाउंट होल्डर अगर पैसों को विड्रॉ करना चाहे, अगर उसके पास बैंक में पैसे ना हो तो भी वो पैसों को विड्रॉ कर सकता है, एक्स्ट्रा अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है अकाउंट से, और ये सर्टेन लिमिट के लिए दिया जाता है। और इसके अंदर जो अकाउंट होल्डर है वो उस इंसान को बैंक को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। सेकेंड इज़ कैश क्रेडिट, यानी कि ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर्स, जहाँ पर बैंक अग्री करता है कि वो पैसों को देगा, लेंड करेगा टू द बोरोअर अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी कि ये भी एक टाइप का क्रेडिट है, यानी कि यहाँ पर लोन दिया जाता है बाय द बैंक।
टर्म लोन एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि ये बड़े लोन्स होते हैं 5 से लेके 30 ईयर्स तक ये लोन चल सकते हैं। और अगर एक कस्टमर को अगर बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए बैंक से, फॉर एग्जांपल एक इंसान को घर खरीदना है या फिर एक उसको एजुकेशन लोन चाहिए, बड़ा लोन चाहिए, तो वो बैंक को अप्रोच करते हैं इस लोन के लिए और वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं और अमाउंट पे करते हैं बैंक को हर मंथ या फिर हर ईयर के हिसाब से। सेकेंडरी फंक्शंस, बैंक के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी है, जैसे कि ये जो फंक्शंस है बैंक ये कस्टमर्स के बिहाफ पर वो ये काम करता है। सो फर्स्ट इज़ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। बैंक जो बहुत सारे सेल और परचेजिंग के काम करता है सिक्योरिटीज़ के, यानी कि जो भी सिक्योरिटीज़ होते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, बैंक ये काम कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। अगर कस्टमर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता है तो बैंक के द्वारा वो बैंक के ज़रिए भी वो काम ये करवा सकता है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स, यानी कि जब इन्वेस्टर्स को, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जिन कस्टमर्स को ये जो डिविडेंड्स मिलते हैं, डिविडेंड्स बेसिकली एक प्रॉफिट होता है कंपनी से इनको मिलता है क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो इनको ये डिविडेंड मिलता है। तो बैंक उन कस्टमर्स के बिहाफ पे ये डिविडेंड्स को कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट को कलेक्ट करता है शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे, और वो उनके अकाउंट में रखता है, यानी कि वो उनके अकाउंट में क्रेडिट करवा देता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, यानी कि बैंक जो है कस्टमर्स को इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स भी देता है ताकि उन कस्टमर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न्स को बनाया जा सके, प्रिपेयर किया जा सके और उनको रिफंड मिल सके इनकम टैक्स से। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, यानी कि बैंक जो है लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। ट्रैवलर चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि बैंक इशू करता है ट्रैवलर चेक, यानी कि अगर कस्टमर्स कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उनको चेक्स दिए जाते हैं बाय द बैंक ताकि वो बिना किसी डर या फिर लॉस ऑफ मनी, जो थेफ्ट का डर होता है यानी चोरी का डर होता है, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं लोगों को एक डर होता है उनके पैसे चोरी हो जाएंगे, तो इस चोरी के डर से बचने के लिए एक ट्रैवलर्स चेक दिया जाता है बाय द बैंक ताकि वो ट्रांजैक्शंस को कर सकें। एंड क्रेडिट कार्ड भी दिए जाते हैं बाय द बैंक ताकि वो आराम से उन क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं और फिर इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। तो वो जब भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं और उनको इमीडिएट पे करने का रीपेमेंट बर्डन उनके ऊपर नहीं होता है। तो ये भी उनके लिए एक फ़ायदा है, बैंक ये सर्विस देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि ये इशू की जाती है बाय द बैंक टू द कस्टमर्स टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्थीनेस, यानी कि अगर एक बिजनेसमैन है, अगर हमें उसको प्रूव करना है कि उसके पास क्रेडिट वर्थीनेस है, यानी कि वो एक अच्छा लायक इंसान है, वो पैसे पे कर सकता है। अगर वो किसी से पैसे लेता है उधार पे तो उसके अंदर उधार पे करने की हिम्मत है, तो ये चीज़ प्रूफ करने के लिए, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को प्रूफ करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है बाय द बैंक। हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सो ये है मिस्टर हेनरी फेयोल और ये बहुत बड़े इंसान थे बिकॉज इन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉर्मुलेट किया था इन द 20th सेंचुरी। यानी कि ये एक इंसान थे जिन्होंने कैसे मैनेज करना है, कैसे बिज़नेस को कंट्रोल करना है, कैसे लोगों को ऑपरेट करना है बिज़नेस में, उसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को दिया था और इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम आज भी यूज़ करते हैं कंपनीज़ में। सो ये एक इंजीनियर थे और उसके बाद इन्होंने बिज़नेस में भी अपना फील्ड में एक्सपर्टीज़ को बनाया और इन्होंने मैनेजमेंट सीखा और इनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं और ये पूरे 14 प्रिंसिपल्स है। सो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स है उनको हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई किया था और हर डिपार्टमेंट में इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था और इनके प्रिंसिपल्स 14 हैं। तो फर्स्ट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल हमें काम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ लोगों के बीच में, यानी कि जो भी काम है उसको अलग अलग टाइप के लोगों के बीच में डिवाइड करना है, एलोकेट करना है। सब डिवीजन करने से हम टास्क को सिंपलर बना सकते हैं और इससे हम ग्रेटर एफिशिएंसी हमें लीड होती है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। और हर काम को जब स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वो स्मॉल पार्ट को जब वर्कर करते हैं तो वो इंडिविजुअल के पास स्पीड एंड एक्यूरेसी आ जाती है उस काम को करने के लिए, और ये टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरल वर्क दोनों में एप्लीकेबल है। सेकेंड इज पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अथॉरिटी का मतलब है एक पावर या फिर एक राइट एक सुपीरियर के पास होता है जब वो ऑर्डर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को और वो डिसीजंस ले सकता है ऑन स्पेसिफिक मैटर्स, यानी कि कोई चीज़ यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये उनका एक पावर होता है, अथॉरिटीज़ को कहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यानी कि एक परफॉर्मेंस करना होता है, फंक्शंस को अचीव करना होता है, गोल्स को अचीव करना होता है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से हेनरी फेयोल ने कहा है कि वहाँ पर एक पैरिटी होनी चाहिए, यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जिस इंसान को अथॉरिटी दी जा रही है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। अगर एक इंसान को अथॉरिटी दी जाए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए तो वो इंसान उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है, और अगर एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसके पास पावर भी
होना चाहिए, बिकॉज अगर उसके पास पावर नहीं है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता है अच्छे से चीज़ों को। डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन का मतलब ओबीडियंस, यानी कि लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। डिसिप्लिन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ वर्कर के ऊपर लागू नहीं होता है, बट ये सभी मैनेजर्स के ऊपर भी, मैनेजमेंट के लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है। यानी कि मैनेजर्स को और सुपरवाइजर्स को अच्छा होना चाहिए, रूल्स को क्लियर होना चाहिए, पेनाल्टीज़ को इम्पोज किया जाना चाहिए विद द फेयरनेस, ताकि डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। एंड यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स को रिसीव करना चाहिए। यानी कि क्योंकि जो ऑर्डर देने वाला सुपीरियर होगा, अगर 2 सुपीरियर्स होंगे तो उनके जो ऑर्डर्स है वो सुपीरियर्स के ऑर्डर जो है वो सबॉर्डिनेट को कंफ्यूज कर सकते हैं और उससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज 2 लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं, उनका वर्क करने का तरीका डिफरेंट होगा और वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो सबॉर्डिनेट इससे कंफ्यूज जाएंगे कि किन के इंस्ट्रक्शन को मानना चाहिए और इससे वर्क में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, परफॉर्मेंस इससे सफ़र हो सकती है। तो हमेशा एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स हैं उन सभी के गोल्स, सिर्फ उन सभी का जो काम करने का तरीका है, एक्टिविटीज़ है, वो सभी के जो चीज़ें हैं वो एक ही गोल के तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए। मतलब सभी लोग मिलकर सिर्फ एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, इस तरह से होना चाहिए। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनके लिए एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होंगे, उनके डिफरेंट गोल्स होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एक गोल को अचीव नहीं कर पाएगा और इससे परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है, यानी कि फ़ायदा जो है पूरी फर्म का देखना चाहिए। यानी कि हमें ये देखना है कि फर्म का फ़ायदा किस चीज़ में है, मेजॉरिटी लोगों का फ़ायदा किस चीज़ में, वो चीज़ को हमें मानना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट या फिर एक इंटरेस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें सबॉर्डिनेट करवा देना है टू द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द होल फर्म। एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल यानी कि जो भी वर्कर्स है, जो लॉयल वर्कर्स है, उनके सपोर्ट और लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए उनको फुल एंड फेयर वेजेस दिए जाने चाहिए उनके सर्विसेज के लिए। यानी कि उनको पैसे बराबर दिए जाने चाहिए, उनको बराबर उनकी सैलरी एंड वेजेस दिए जाने चाहिए, ताकि उनको उनके बीच में एक पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मेंटेन किया जा सके और उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छे रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके। सेंट्रलाइजेशन, इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्पर्स्ड, यानी कि एक डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, ये डिपेंड करती है हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यानी कि इसमें हम मेजर करते हैं कि कितना टॉप मैनेजमेंट या फिर लोअर मैनेजमेंट के पास पावर होगा, अथॉरिटी होगी, और इसके अंदर मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव्स क्या रोल प्ले करेंगे, उनके पास कितनी अथॉरिटी होगी, ये उसका एक्सटेंट है सेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन, स्केलर चेन बेसिकली एक चेन ऑफ सुपीरियर्स है रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक्स। यानी कि हम जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, लो लेवल मैनेजमेंट होता है। ये एक चेन ऑफ सुपीरियर्स है जो ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन होती है और इसके अंदर इस लाइन को फॉलो करना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो ये लाइन को फॉलो करना होता है। यानी कि आप डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से जाके बात नहीं कर सकते हैं, आपको इन लेवल को फॉलो करना होता है। आपको छोटे लेवल को पहले जाके मीट करना होता है, फिर उसके बाद आप मीडियम जो लेवल है वहाँ के मैनेजर से आप बात कर सकते हैं, उसके बाद आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं। सो ये इस लाइन को आप अगर फॉलो करेंगे तो ये बेटर होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं। लेकिन आप इस लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ सीरियस है तो आप डेट्रीमेंटल है तो आप तभी इस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक मेथड को फॉलो करना है जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक फॉर अर्जेंट इन्फॉर्मेशन। ऑर्डर मीन्स यहाँ पर इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि हर चीज़ का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ऑफ द मटेरियल थिंग्स एंड ह्यूमन बींग्स। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है कि राइट मैन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम होना चाहिए। इक्विटी, इक्विटी मतलब मैनेजर्स को जब भी एम्प्लॉयज़ को डील करना है तो उनको एक कॉम्बिनेशन रखना है ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। यानी कि उनको जब भी कोई मैटर सॉल्व करना है एम्प्लॉयज़ का तो उनको काइंडनेस रखना चाहिए, जस्टिस रखनी चाहिए उनके मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि उनकी जॉब में सिक्योरिटी है, उनको ये जॉब से फ़ायदा मिलने वाला है, इनकी जॉब सिक्योर है, उनकी जॉब जल्दी लूज़ नहीं होगी, तो वो अच्छे से काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस रखेंगे उस जॉब में और इससे टर्नओवर रिड्यूस होता है। इनिशिएटिव, यानी कि फेयोल ने एडवाइस किया है मैनेजर्स को कि एम्प्लॉयज़ को एक मौका दिया जाना चाहिए इनिशिएटिव लेने का। यानी कि एम्प्लॉयज़ को एक चांस दिया जाना चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं, वो अपना एक डिसीजन ले सकते हैं, अपनी खुद ही से वो कुछ काम कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम होना चाहिए एक्सप्रेस करने का और ये उनको मौका दिया जाना चाहिए बाय द मैनेजर्स। मैनेजर उनको ये मौका देना चाहिए, तो ये इससे जो है एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहेंगे और उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। एस्पिरिट डी कॉप्स, यानी कि
हेनरी फ्योल ने कहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी एक स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज जब टीम वर्क होगा तो टीम वर्क की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज जब भी लोग मिल के काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकता है। मैनेजमेंट शुड नेवर अडॉप्ट द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि मैनेजमेंट कभी भी डिवाइड एंड रूल नहीं करना चाहिए, और ये सभी जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अप्लाई करने से एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज कर सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो मार्केट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यानी कि यहाँ पर हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसों को कमाते हैं, तो यहाँ पर फाइनेंस दिया जाता है, हम जानते हैं। तो फाइनेंस बेसिकली क्या है, एक तरह का लोन होता है, यानी कि जब इंसान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है कोई बिज़नेस के लिए, कोई चीज़ के लिए, तो लोग पैसों को बोरो करते हैं, पैसों को लेते हैं दूसरों से, तो इसके लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट मिलने की खुशी में जो देने वाला है वो देता है, और जो लेने वाला है उसको पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंस मिल रहा है, तो वो लेता है। तो इसके अंदर दो टाइप के मार्केट है बेसिकली। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होती है। तो मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से डील करती हैं, नॉट एक्सीडिंग मोर देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से डील करती है, यानी कि जो लंबे पीरियड के लिए फाइनेंस दिया जाता है उससे डील करती है। जो मनी मार्केट के मेजर प्लेयर्स है बेसिकली कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी एंड यूटीआई एक्सेट्रा है। जो कैपिटल मार्केट है बेसिकली इसमें बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जो मनी मार्केट है वो डील करती है विद द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो छोटे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल, जो एक गवर्नमेंट के स्कीम होती है जिसमें हम इन्वेस्ट करके पैसों को कमा सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को भी कई बार लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग ट्रेजरी बिल्स को इशू करते हैं। अगर उनको उनकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को मीट करना है, अगर उनको पैसों की कमी पड़ जाती है, तो वो लोगों से बोरो करते हैं और ट्रेजरी बिल को इशू करते हैं, और वो इन पैसों को वापस करते हैं विद द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ट्रेजरी बिल है। और कमर्शियल पेपर, ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जब भी कोई बैंक्स को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर 91 डेज़ के लिए या फिर एक लिमिटेड पीरियड के लिए, तो वो इन पेपर को इशू करके पैसों को लेते हैं थ्रू द पीपल, यानी कि लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके उनको पैसा देते हैं। और ये जो कमर्शियल पेपर है इसके ऊपर एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू यानी कि जो डिस्काउंटेड अमाउंट होता है उसमें से जो डिफरेंस होता है वो अमाउंट इनका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोग इनको पैसे देते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, और इसमें कॉल मनी भी है जो एक दिन के लिए भी दी जा सकती है। एंड कैपिटल मार्केट में हम बड़े चीज़ों के साथ डील करते हैं, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत सालों साल चलते हैं। शेयर्स में अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको आप वापस इन्वेस्टमेंट वो निकाल नहीं सकते। बॉन्ड्स भी बहुत लंबे साल के लिए चलते हैं, 5 से लेकर 30 साल तक चल सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये भी बहुत सालों साल चलते हैं, ठीक है। एंड मनी मार्केट क्या है बेसिकली, इट इज़ एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। जब हमें अब कंपनीज़ को जब भी छोटे मोटे काम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रॉ मटेरियल्स के लिए पैसे पे करने हैं या फिर अपने लेबर्स को सैलरी पे करना है, उनको अगर पैसों की कमी पड़ती है तो वो इस मनी मार्केट से पैसों को रेज़ कर सकते हैं। और जो कैपिटल मार्केट है वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होती है। बेसिकली जब भी कोई भी बिजनेस या फिर गवर्नमेंट को बड़े काम करने हैं, उनके पास अगर पैसे नहीं है तो वो फाइनेंशियल मनी को रेज़ करने के लिए कैपिटल मार्केट में ये सब इंस्ट्रूमेंट्स को लाते हैं और उससे पैसों को रिसीव करते हैं। मनी मार्केट जो है वो हाई लिक्विडिटी होती है इन इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि आप पैसों को कभी भी निकाल सकते हैं और ये जल्द से जल्द आपको पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। और जो कैपिटल मार्केट है इसमें आपको लो लिक्विडिटी होती है, यानी कि आपको जल्दी पैसे वापस नहीं मिलते हैं और इसमें थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है। तो एज़ कम्पेयर टू मनी मार्केट इसमें लो लिक्विडिटी है। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसमें सेफ़ है, बिकॉज आपको उसमें लेस रिस्क होता है, बिकॉज ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो रिस्क लेवल कम है। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसमें आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें रिटर्न्स और रीपेमेंट पीरियड जो है वो लंबा होता है, तो ये सेफ़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू मनी मार्केट। इन्वेस्टर्स कैन नॉट एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स, यानी कि मनी मार्केट में आपको ज़्यादा रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे, कम रिटर्न्स ही मिलेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसमें आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, यानी कि जब शेयर होल्डर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। मनी मार्केट जो है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हाई वैल्यू के है, वैल्यू उसकी हाई है, और जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है वो उनकी फेस वैल्यू लो भी हो सकती है। एंड मनी मार्केट में ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं थ्रू द फ़ोन या फिर इंटरनेट से।
कैपिटल मार्केट में आपको इनिशियल या फिर सेकेंडरी इश्यूज से करना होता है डन थ्रू द मार्केट, यानी कि जो कैपिटल मार्केट है वो आप या तो बैंक से कर सकते हैं या तो आप थ्रू अदर सोर्सेस से कर सकते हैं। मनी मार्केट को जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है और जो कैपिटल मार्केट है उसको सेबी रेगुलेट करता है। राइट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? इंश्योरेंस एक ऐसा सोशल डिवाइस है, इससे हम जो हमारा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है या फिर जो रिस्क है हमारे ऊपर उसको हम स्प्रेड कर लेते हैं अमॉन्ग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसके अंदर हम अपने रिस्क को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली एक कोऑपरेटिव डिवाइस है, इससे हम जो है हमारे लॉस को स्प्रेड कर लेते हैं ओवर द नंबर ऑफ़ पीपल। सो इसके अंदर क्या है, सभी लोग मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर एक इंसान का लॉस होता है तो सभी लोग के ऊपर वो फाइनेंशियली कवर हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, एक इंश्योरर होता है और एक जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो उसको इंश्योरर को प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस। बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये गारंटी लेती है कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी किसी भी फाइनेंशियल या फिर कोई भी लॉस पे, जैसे कि डैमेज हो गया, किसी की डेथ हो गई या कोई इलनेस हो गया, तो उसकी जो लॉस होने वाली है उसके ऊपर उनको वो पैसे वापस करेगी। ये इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से एग्री करती है और ये एक पीरियड ऑफ पेमेंट लेती है, पहले एक स्पेसिफिक प्रीमियम लेती है, यानी कि हमें पहले इन्वेस्टमेंट करना होता है इस स्कीम के अंदर, फिर वो हमें हमारे लॉस होने पर वो हमें पैसे प्रोवाइड करती है। तो इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स है, ये 6 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज़ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक अच्छा और गुड फेथ मेंटेन किया जाना चाहिए बिटवीन बोथ द पार्टीज़, यानी कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी और जो इंसान इंश्योरेंस करवा रहा है उन दोनों के बीच में ऑनेस्टी होनी चाहिए और वो लोग ओपनली इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करने चाहिए, यानी कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन को छुपाना नहीं चाहिए जो बाद में अफेक्ट कर सकता है जजमेंट ऑफ द अदर पार्टी को। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि जब भी आप कोई भी चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, कोई पर्सन, प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज़ के लिए जैसे हाउस या फिर कार के लिए, तो आपका उस चीज़ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट में या फिर उस पर्सन में। बिकॉज अगर आप उस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको उस चीज़ पे अगर लॉस होता है, उस चीज़ का अगर डैमेज होता है तो उससे आपको भी फाइनेंशियल लॉस या फिर आपका डैमेज भी होना चाहिए, तभी आप उस इंश्योरेंस को करवा सकते हैं उस चीज़ के लिए और आपको वो इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने घर के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहते हो फायर से बचाने के लिए, तो अगर उस घर में आग लग जाती है तो आपका लॉस होगा, तो आप इस इंश्योरेंस के लिए आपको मिल सकता है ये क्लेम। लेकिन अगर आप एक इंश्योरेंस करवाना चाहते हो अपने नेबर के घर का, पड़ोसी के घर का, अगर उनके घर में आग लग जाती है तो आपको इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इससे आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है। इंडेमनिटी, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो इंश्योरर है वो ज़्यादा पे नहीं करना चाहिए मोर दैन द एक्चुअल लॉस, यानी कि अगर जितना अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है उतना ही पेमेंट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी एक कार है जिसका लॉस 50,000 का हुआ है, तो आप 1 लाख का क्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपका जितना लॉस हुआ है आपको उतना ही पे किया जाएगा और आप उससे प्रॉफिट बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस करवा के आप अपना खुद का प्रॉफिट नहीं देख सकते हैं थ्रू द लॉसेस। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये लाइफ में अप्लाई नहीं होती है, यानी कि अगर एक इंसान की डेथ हो जाती है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, या फिर वो कंपनसेशन जो लाइफ का लॉस है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है ये प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लॉस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गाड़ी का, तो इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करके देगी, बिकॉज वो आपने उसके लिए इंश्योरेंस करवाया है। तो ये जो नेग्लिजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी के नेग्लिजेंस पर आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करके देती है। तो इसके अंदर ये भी चीज़ है कि जब अगर आपका लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस करवाया है एंड 2 लाख रुपीज़ का आपको डैमेज हुआ है थ्रू द एक्सीडेंट, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको 2 लाख रुपीज़ तो पे करेगी एज ए कंपनसेशन, लेकिन उसके बाद जो भी डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बाइक के या फिर कार के, आप उसको बेच के पैसे नहीं कमा सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उन जो डैमेज पार्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर ले सकती है और वो अपने साथ लेकर जाती है ताकि वो पैसे कमा सकती है उन डैमेज पार्ट से, ना कि आप। और ये इंश्योरेंस कंपनी का लीगल राइट है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। कॉन्ट्रीब्यूशन, इस प्रिंसिपल को हम डबल इंश्योरेंस भी कहते हैं। सो बेसिकली जब एक कंपनी के पास एक कस्टमर जाता है इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उतना बड़ा इंश्योरेंस नहीं कर सकती है तो वो मिलकर इंश्योरेंस करती है दूसरे कंपनीज़ के साथ। यानी कि अगर एक जो इंश्योरेंस करवाने एक इंसान जाता है, उसकी इंश्योरेंस के लिए वो एक बड़ा अमाउंट है, यानी कि एक बड़ा लॉस हो सकता है उस चीज़ में, एक बड़ा क्लेम हो सकता है उस चीज़ में, तो अकेली एक इंश्योरेंस कंपनी उतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी और वो कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि वो वहाँ पर 2 या फिर 3 इंश्योरेंस कंपनी मिलकर भी इंश्योरेंस कर सकते हैं उस इंसान का। वो लोग मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उस इंश्योरेंस के क्लेम के लिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पर कोई लॉस हो जाता है उस इंसान का, तो वहाँ पर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ मिलकर उस इंसान को उसका क्लेम वापस करते हैं, यानी कि उसको कंपनसेट करते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंश्योरेंस कंपनी भी पे कर देती है तो उसके पास लीगल राइट है कि वो दूसरे कंपनीज़ जो इंश्योरेंस की कंपनीज़ है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, उन लोगों से वो क्लेम को मांग सकती है और वो लोग मिल के कंट्रीब्यूट करेंगे उस इंसान को पे करने के लिए। कॉज़ा प्रॉक्सिमा, सो ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो लॉस होने का डायरेक्ट कॉज था, मेन कॉज था, उस कॉज को देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या उस कॉज से जो लॉस हुआ है वो पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिस्टर एक्स ने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया है फ्यूचर के लिए, तो अगर उनकी कार को लॉस हो जाता है ऑफ 5 लाख रुपीज़, तो इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को पे करने से पहले देखेगी कि उस कार का लॉस किस वजह से हुआ है, क्या रीज़न से हुआ है, क्या कॉज से हुआ है, कॉज ऑफ द लॉस को चेक करेगी। यानी कि वो पॉलिसी में क्या लॉस का कॉज कवर्ड है वो देखेगी। यानी कि अगर कंपनी ने इंश्योरेंस किया था फॉर एक्सीडेंट, अगर कार के एक्सीडेंट के लिए उन्होंने इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन अगर उस कार का डैमेज हुआ है थ्रू फायर या फिर थ्रू थेफ्ट, यानी कि कोई चोरी कर लेते कार को, या फिर कार डैमेज हुई है वहाँ पर आग लगने की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल भी पे नहीं करेगी। बिकॉज जो भी पॉलिसी में कवर्ड है कॉज या फिर रीज़न, उसी चीज़ के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को पे करेगी। सो वी हैव कंप्लीटेड द वीडियो एंड हमने सारे 4 आंसर्स को समझ लिया है अच्छे से। फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के डिफरेंसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। So thank you for watching and stay tuned for the next parts, and if you have any doubts you can comment in the comment section.